करिया पालम आनी पधारो मारे देश। जीवन रा खेल री भी हर बात निराली है। जीवन रा खेल री भी हर बात निराली है। मावसरी जो सैसू ज्यादा रात काली है, बी रात ने ही जगमगाती हुई दिवाली है। कहीं समझा? वही तो है ईश्वर, आई तो है ईश्वर की मर्जी, वही तो है ईश्वर को फरमान कि जंदाड़े वैली काली रात, बंदाड़े उग जाओ लो एक और सुनहरो उजियारो और हो जाओ लो रोशन आसमान। जदी तो ई नीक विचार के सागे मैं भी था के साथ कहवा, जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। दर्शकों, एक बात समझनी है आपना ने, रात चाहे कत्ती भी अंधेरे में क्यों ना हो, एक सूरज की किरण काफ़ी है उजाड़ो कर बताई। और आज देखो कत्ती खूबसूरत इत्तेफाक हुए अपने सागे कि जिस सूरज की बात आपा करा है ना, बल्कि वही नाम लेकर एक शख्सियत अपने सागे मौजूद है। वहाँ को तार रूप में दे दियो था ना, क्योंकि वो अलबेलो राजस्थान है और ये अलबेला राजस्थान की अलबेली कड़ी माए अजहर था को छोटो भाइयों था को स्वागत करे है। और स्वागत बाको भी कल्या जो अपना आज का पावना है, और आपा बाको पलक पावना विचार स्वागत कर बताएं तैयार है। और आपा बात बताओ कौन की कर रहे हैं जो पेशा से तो है ना RAS है साहब, यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी, लेकिन पैशन यानी अपना जुनून से लेखक है। यानी अगर आसान भाषा में अगर आप समझा तो पढ़बो और लिखबो ए सिक्का का जो तो पहलू बनाकर अपनी जीवन ने जी खूबसूरती के साथ बेजी रहा है ना, आज सारी खूबसूरती की बात ई मंच कमाए था से मैं कराला। और स्वागत कौन को कराला? अपना राजस्थान सरकार में विशिष्ट सहायक सहकारिता एवं उड्डयन मंत्री का विशिष्ट वे सहायक है, RAS है और किरदार से और असरदार होयर एक लेखक है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी का। नेगी सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। सभी जो दर्शक इससे जुड़े हुए हैं, मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अच्छा सर, मैंने सभी से कह दिया था कि स्याह रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, एक सूरज की किरण काफ़ी होगी। तो आज तो सर सूरज जी खुद हमारे साथ हैं। तो सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, उत्तराखंड जन्मभूमि, उसके बाद कर्म भूमि बन गई राजस्थान। तो उत्तराखंड यानी पहाड़ों से सीधा रेगिस्तान की तरफ रुख आपने किया, और जीवन जो है वो कहते हैं ना कि इस भूमि के लिए कहा जाता है राजस्थान के लिए कि देखो अगर दूर से तो बड़ी सूखी नज़र आती है, लेकिन जितना करीब जाए तो मात्रा ज़रा सा बदल के सुखी हो जाती है। तो सूखी और सुखी के बीच का जो ये सफ़र है आपने बड़ी खूबसूरती से तय किया है। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, इस मंच पर आज आप हैं और राजस्थान, और सर मैं आपसे ये पहले गुजारिश करना चाहूँगा क्योंकि वो कहते हैं ना पहाड़ों से आप ज़रूर हैं, लेकिन अभी आप हमारे मैं कहते हैं हमारी मिल्कियत में अब आप आ चुके हैं। तो आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे राजस्थान कितना, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की वो कहते हैं ना कितना धरोहरों से भरा हुआ ये हमारा राजस्थान है। तो सर क्या कहना चाहेंगे पहले राजस्थान के बारे में? अजहर जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं भले ही मेरी पैदाइश उत्तराखंड में है, पहाड़ में हुई है, लेकिन वहाँ का जो भौगोलिक जो परिवेश है, वहाँ की जो प्राकृतिक छटा है, वो जो रगों में मेरी बसी हुई है आज भी। लेकिन आपका जो राजस्थान है वो अब मेरा अपना राजस्थान है। ये माटी मेरी अपनी है। पधारो मारो देश के तर्ज पर जो यहाँ का एक वाक्य है, इस पधारो मारो देश ने इतना आत्मसातीकरण कर दिया मुझ में कि अब मैं, यद्यपि मेरी कर्मभूमि राजस्थान है, राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में मैंने काम किया, लेकिन मेरे जहन में हमेशा मेरी मातृभूमि जहाँ छाई रहती है। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैं मेरी जननी को, मेरी जन्मभूमि को
उन पहाड़ों की यादियों को याद नहीं करता हूँ, लेकिन वहीं जब भी मैं कोई भी काम कर रहा होता हूँ, चाहे मैं लेखन का काम करूँ, चाहे मैं मेरे जो प्रशासनिक दायित्व का काम करूँ, हमेशा राजस्थान के लोगों की जो भोली सूरत है, यहाँ का जो रंग बिरंगा रंगीलो राजस्थान है और अलग अलग विविधताएँ, राजस्थान के अलग अलग कोने में आप जाएंगे, उसकी अलग अलग छटाएँ, अलग अलग विविधताएँ हैं, ये हमेशा मेरे जहन में रहती हैं। वाह। और ये मैं सामने रख करके जब भी मैं कोई काम करता हूँ, किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ, तो वो पूरे लोगों का भोला जीवन, उनका सादा जीवन, उनका परिवेश, वो सब मुझे मेरे जहन में रहता है और मुझे हमेशा काम करने के लिए प्रेरित करता है। वाह। तो सर मैं यहाँ सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस आसानी के साथ आपने सब कुछ बयां कर दिया है, वो कहते हैं ना सर, संघर्ष और चुनौतियाँ जीवन का एक, कहते हैं कि एक पर्याय के रूप में देखने को हमें मिलती है, और विशेष तौर पे तब जब आप एक ऐसे नौकरी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं जहाँ आपको, वो कहते हैं कि सबके हित का भी ध्यान रखना है, और सर्वान हित की अगर हम बात करते हैं वो तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ ये कहते हैं अपने आप को उस काबिल बनाना है। तो सर एक आप आज एक राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी हैं और प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, सर ये जॉब अपने आप में क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है, तो सर क्या मुश्किलें आपके साथ भी वैसी ही रही थी? मुश्किलें मेरे साथ क्या, सबके साथ अपनी अपनी अलग तरह की हैं। जो भी इस जॉब में आएगा, या मैं तो इवन यहाँ तक कहूँगा कि कोई भी आप काम करो, वो ज़रूरी नहीं कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का है, यूपीएससी को हम फाइट करते हैं या और कोई दूसरी सर्विस में जाते हैं, कभी भी कोई भी हम काम करते हैं, चाहे वो निजी जीवन से संबंधित हो, चाहे वो सार्वजनिक जीवन से संबंधित हो, समस्या हर जगह आती है। और एक मैं आपको ये भी अजहर जी बताना चाहूँगा कि केवल उस मुकाम पर पहुँचना बहुत वो नहीं है, मुश्किलात भरा नहीं है, बल्कि मुश्किलात भरा काम ये होता है कि आप जब कहीं पहुंच जाते हैं, किसी पद को आप ग्रहण कर लेते हैं, वहाँ ठहरना जीवन में वो बहुत बड़ी बात होती है। आज ठहराव नहीं हो रहा है, हम किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पंख लग जाते हैं और आसमान में नज़रें होती हैं, और जहाँ से हम उठे होते हैं, चाहे हमारा घर है, परिवार है, हम जिस समाज से आते हैं, वहाँ की तरफ हमारी नज़रें नहीं होती हैं, तो मुश्किलात भरा काम होता है। घर की अलग समस्या किसी की होती है, किसी के साथ में दूसरे आर्थिक संसाधनों का अभाव होता है, किसी के साथ अन्य चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें दूर हो जाती हैं जब आपको कोई सफलता का जो स्वाद चखने को मिलता है। लेकिन सफलता के स्वाद चखने के बाद आप जिस पेशे में आते हैं, जिस जॉब को आप परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ आप कितनी ईमानदारी से, कितनी बखूबी आप उससे अपने काम को अंजाम देते हैं, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब तैयारी हम लोग करते हैं, जी हर कोई करता है तैयारी, बिना तैयारी किए किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं हो सकती है जी। और उसके बाद जब हम उस तैयारी करने के बाद वो सफलता की सीढ़ियाँ हम चढ़ने लग जाते हैं, उसके बाद असल ज़िंदगी में जो मुश्किलात आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, असली वो संघर्ष वहाँ से असली शुरू होता है। संघर्ष जो है वो वहाँ से होता है। और आपकी परख तभी होती है कि आप उन संघर्षों से कैसे पार पाते हैं। एक और आपकी निजी जिंदगी होती है, एक और आपका सार्वजनिक जीवन होता है, और उनके बीच में कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ चल रहा होता है, कुलबुलाहट होती है जीवन में, जी। और उसमें कैसे आप बैलेंस बना के चलते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है और जिस पे ठहराव होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा सर, थोड़ा सा आपको और आपके जीवन के प्रथम अध्याय की तरफ लिए चलते हैं। उत्तराखंड का एक वो छोटा सा लड़का जिसकी आंखों में ख्वाब तो बड़े बड़े थे और वो ख्वाब साकार हुए भी, और जितने ख्वाब उन्होंने देखे, जितने सामाजिक सरोकारों को उन्होंने खुद जिया, उन सभी सरोकार को लेखनी के माध्यम से लोगों के लिए उतारा भी। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज हमारे उत्तराखंड के दर्शक भी हमें देख रहे हैं, क्योंकि अब तो हम जो हैं OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखे जा रहे हैं और हमारे दर्शक हमें लगातार देख रहे हैं। तो सर उत्तराखंड के जो आपके जो ख़ास लोग हैं उनके लिए, क्योंकि मैंने सुना है सर आपको थोड़ा सा गीत संगीत का भी थोड़ा शौक़ है, तो अगर आप कोई गीत, कोई कविता, कोई रचना उनके लिए सुनाना चाहें तो ये पूरा मंच आपके लिए हाजिर है। मैं बात करूं मेरी पैदाइशी जो हुई है उत्तराखंड में जी, गांव एक नैकाना गांव है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और राजस्थान में आके मैं काम कर रहा हूं। लेखन से हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारा कार्यक्रम का नाम है
अलबेलो राजस्थान। जी। तो धीरे 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 हम ऊंचे पायदान पर तो अजहर जी पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको कि हमारी जो संस्कृति है, जी। हमारी जो लोक भाषा है, हमारी जो बोलियां हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। आज चाहे मैं कुमाऊनी भाषा की बात करूं, राजस्थानी भाषा भी आज एक अपने आप में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर रही है। जी। तो हमारी जो युवा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, घरों में भी हम ये बात करते हैं कि आप भले ही कहीं भी देश दुनिया के कोने में चले जाएं, लेकिन आपकी जो मातृभाषा है, आपकी जो बोली है, उसको कभी नहीं भूलें। आपने जब जिक्र किया कि कुछ गुनगुनाइए, तो मैं जब भी अकेले में होता हूँ जी। तो कुछ न कुछ मेरे मन में चलता रहता है। जी। उसी संदर्भ में एक उत्तराखंड का कुमाऊं का एक बहुत प्रचलित लोकगीत है कि एक बिटिया, एक बेटी जो अपने बाबुल के यानी कि पिता के दिल के बहुत करीब होती है, वो अपनी पिता से ये कह रही है कि पिताजी मुझे आप ऐसे गांव में मत दीजिए, पहाड़ों में बहुत उबड़ खाबड़ होता है, कई तरह की परेशानी होती हैं। तो वो अपने पिता से क्या कहती है, मैं आपको चंद पंक्तियों में सुनाना चाहूँगा। स्वागत है आपका। चना बिलोरी झन दिया बाजू, लगिला बिलोरी के घामा। चना बिलोरी झन दिया बाजू, लगिला बिलोरी के घामा। लगिला बिलोरी के घामा हो बाजू, लगिला बिलोरी के घामा हो बाजू, लगिला बिलोरी के घामा। हाथ की दातुली हाथ मेरेली, हाथ की दातुली हाथ मेरेली, लगिला बिलोरी के घामा। झंडिया बाजू चना बिलोरी, लगिला बिलोरी के घामा। क्या बात है सर, क्या कहने। और आज तो ऐसा लगता है जैसे राजस्थान की इस मरुभूमि पे वो जो पहाड़ हैं, वो जो उत्तराखंड के पहाड़ हैं, वो फिलहाल मैं तो देख पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और दर्शकों से भी पूरी उम्मीद करूंगा उन्हें जो ये मिठास है गाने की, क्योंकि सर एक बड़ी खास बात है, संगीत के लिए कहा जाता है कि तासीर सरगम में हर गम पे मरहम लगाने का हुनर छुपा होता है। मौसीकी कहाँ मोहताज रहती हैं अल्फाजों की, यहाँ तो हर जज्बा आंखों आंखों में बयां होता है। और सर एक भी शब्द मुझे समझ नहीं आया, लेकिन संगीत की जो मिठास है ना, जो जोड़ देती है और पूरे भारत को जोड़ देती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और या यूँ कहें कि एक वो बात कही जाती है ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किस्म किस्म के रंगों से सजा क्या कोई गुलिस्तान देखा है। बात चाहे उत्तराखंड की हो चाहे राजस्थान की, इन विविधताओं से भरा हमने हिंदुस्तान देखा है। और इसी हिंदुस्तान की सर ये बात है, निराली निराली बातें हैं, और ये हमारा निराला मंच अलबेलो राजस्थान। तो सर वापस आपको राजस्थान, या यूं कहें कि अलबेलो राजस्थान के मंच पर वापस आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि आज का दिन भी बड़ा ख़ास है। और आज के दिन खास क्यों है, ये सर हमारे अगले सेगमेंट में हम देखने का प्रयास करते हैं कि आज के दिन क्या क्या कुछ खास है। और फिलहाल नज़र डालते हैं आज की खास बात पे। तो आज की खास बात क्या क्या है आज आपको हम बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का आज जन्मदिवस भी है, और साथ ही साथ 12 दिसंबर को लेकर कुछ जो ख़ास बातें हैं वो आपको हम बताना चाहेंगे कि 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है, और 12 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 फरवरी 2017 को 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस बनाया, और साथ ही साथ 12 दिसंबर 1882 को बांग्ला उपन्यास आनंदम का प्रकाशन हुआ था। और एक खास बात और इतिहास के झरोखे से मैं आपको बताना चाहूँगा, 1911 12 दिसंबर जब कोलकाता हमारी राजधानी तब तक हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद डिसाइड ये हुआ कि अब से राजधानी जो है हमारी दिल वालों की दिल्ली होने वाली है। तो दिल्ली जो हमारी कोलकाता से दिल्ली जो राजधानी
शिफ्ट हुई थी और उसके बाद में 3 फरवरी 1931 को औपचारिक रूप से उसे डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये भी एक इतिहास के झरोके से मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। अच्छा सर, वापस आ जाते हैं आपके जीवन पे और अब मैं आपसे बातचीत वो करना चाहूँगा जो आपने बीच में कहा ना कि एक तरफ आरएएस की जॉब और दूसरी तरफ अपना खुद का निजी जीवन और बीच में एक गलियारा जहाँ पर वो एक लेखक महोदय का जन्म हम देखते हैं और लेखनी के माध्यम से आपको जानने का प्रयास करते हैं। सर, कैसे दिमाग में आया कि लिखना चाहिए और इतना उत्कृष्ट आपने लिखा कि 18 से ज़्यादा पुस्तकों का संपादन भी आपने किया और आपकी जो किताबें हैं इनका अनुवाद अलग अलग भाषाओं में हुआ, राजस्थानी में, उर्दू में, मराठी में, गुजराती में। तो सर, जब आपकी लेखनी को अन्य भाषाओं में पढ़ा जाता है या यूँ कहें कि वो एक्सेप्टेंस या स्वीकार्यता मिलती है तो अपने आप पे बहुत एक कहते हैं ना कि वो एक लेखक के लिए तो ऐसा है कि जैसे उसकी जो लेखनी है वो उसके बच्चे की मानिंद है और जब कोई हमारे बच्चे की तारीफ़ करता है तो लगता है जैसे हमारी परवरिश की तारीफ़ हो रही हो। तो सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई? लेखन की शुरुआत कोई ऐसा प्रोफेशनलिज्म नहीं रहा। मैं जब कक्षा 7वीं में पढ़ता था जी, गांव में, मेरी ईजा यानी मेरी माँ, उनके साथ में रहता था। बचपन का दौर बड़ा संघर्षों का था, हम दोनों माँ बेटे थे। तो मुझे स्कूल में, मैं सभी का चहेता हुआ करता था अपने विद्यालय में। मुझे ये कहा गया कि आपको कल शिक्षक दिवस है, कक्षा 7वीं में था मैं, कि आपको गुरु की महिमा के ऊपर लिख के लाना है, बोलना है। वाह। मैं पूरे रास्ते भर सोचता रहा, पहाड़ी वादियों में आता रहा। 3 घंटे का सफ़र लगता है स्कूल से घर आने में। उस दिन मेरे जहन में केवल एक ही था, मैं आपको बता दूं कि मैं बचपन से स्वभाव से बड़ा शर्मिला स्वभाव का रहा हूँ। किसी मंच पर बोलने में उस समय हिचकिचाहट होती थी। तो मैं घर आकर के मेरी माँ ने मेरा चेहरा पढ़ लिया। माँ अक्सर चेहरा पढ़ लेती है बच्चों का, जो उनके दिल दिमाग में चल रहा होता है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गई कि नहीं नहीं क्या बात है। तो मैं रात के समय जब हम बिस्तर पर गए सोने के लिए, तो मेरी माँ, हमेशा उनका एक नियम था कि वो सोते वक्त गीता या रामचरितमानस ये वो पढ़ती रहती थी आधी रात तक। और मैं भी पन्ने पलटता रहता था, कुछ यद्यपि समझ में नहीं आता था, लेकिन चूँकि मेरी माँ पढ़ रही है तो मैंने कहानियाँ पढ़ी, उपन्यास पढ़ लिए। बाबू देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता संतति में 7वीं 8वीं में पढ़ चुका था, वो मेरी माँ की वजह से। लेकिन लेखन में मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मुझे लिखना है। तो मैंने माँ को जिक्र किया कि मुझे कल स्कूल में ये एक लिख करके ले जाने हैं गुरुजी के बारे में, कि उनके ऊपर बोलना है। तो माँ ने कहा कोई बात नहीं, कॉपी लाइए। मैं कॉपी ले आया, मुझे पेन दे दिया। उन दिनों वो स्याही वाला एक निब होल्डर होता था जिसमें दवात में डुबा करके लिखा जाता था। मैंने आज की जनरेशन जो है, इन्हें एक बार सर वापस आप बता दीजिए वो जो लिखा जाता था। हाँ, वो जो उस समय लिखा जाता था, एक बकायदा कलम होती थी, उस कलम को छीला जाता था ब्लेड से या हाँ चाकू से, और उसको फिर स्याही होती थी, उस स्याही में डुबो करके लिखा जाता था। मैंने वो लिया, कलम लिया, कागज़ लिया, लिखने लग गया। अब मैं क्या लिखूं, मुझे कहाँ से शुरुआत करूं? तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि आप इस तरह लिखना शुरू करें गुरु के बारे में जो आप सोचते हैं। तो मैं जो भी मेरे मन में उस समय आया मैंने लिखा कि गुरु का क्या स्थान है जीवन में, और लिख करके मेरी माँ कनखियों से, उसकी नज़र तो थी किताब पर जो पढ़ रही थी वो, लेकिन कनखियों से वो देख रही थी मुझे। तो मुझे बड़ा संकोच भी हुआ कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी नहीं जाए, मैं गलत नहीं लिख दूँ। लेकिन जैसा तैसा मैंने टूटा फूटा लिख दिया। तो मेरी माँ ने मेरे पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि बहुत अच्छा लिखा है, वाह, बहुत अच्छा, इसमें आपको गुरुजन बहुत ही शाबाशी देंगे और तू सो जा। फिर मैं सो गया। सर, इस बीच एक बात मैं कहना चाहूँगा जी कि माताजी ने जो हिम्मत दिलाई ना, और ये माताजी का किरदार या माँ का किरदार होता ही ऐसा है। एक बहुत मशहूर और मारूफ शायर रहे मुनव्वर राणा साहब, उन्होंने भी तो लिखा कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, माँ ने जब गोद में उठाया तो आसमान छुआ। तो सर, मम्मी जी ने यानी माता जी ने आपको पढ़ने के लिए तो प्रेरित किया पहले, और अब लिखने पे भी आपको पूरा आत्मविश्वास दिया।
आगे की कहानी सर आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। फिर माँ ने मुझे कहा अब सो जाओ, अब रात हो गई। जी। तो वो बेचारी न जाने कब सोई होगी, मुझे कुछ इसका आभास नहीं है। पहाड़ों में महिलाओं की स्थिति बड़ी बहुत ही संघर्ष भरी उनकी गाथाएं कथाएं हैं। तो मेरी माँ भी उससे अछूती नहीं थी। मुझे सोता छोड़ करके सुबह उठते ही पानी लाना नहौले से, बावड़ियों से, फिर खेतों में काम करने को चली गई। और मैं जब सुबह उठा, मैंने वो लिखा हुआ पढ़ा, तो मुझे लिख तो लिया, माँ ने मुझे कह भी दिया, शाबाशी भी दे दी, लेकिन मैं मन ही मन संकोच करता रहा कि मैं कैसे इतने सारे बच्चों के सामने स्कूल में बोल पाऊंगा, सही बोलूंगा भी नहीं बोलूंगा। 7वीं कक्षा में थे आप? 7वीं कक्षा में था। संकोच था मन में। तो मैं संकोच के मारे उस दिन स्कूल नहीं गया। ओहो। और जब मेरी माँ आई तो उन्होंने पूछा और मैंने बता दिया कि मैं नहीं जा पाया, मुझे ये थोड़ा शर्म आ गई। तो माँ ने मुझे समझाया कि ज़िंदगी में कब तक शर्माते रहोगे, अगर आगे बढ़ना है तो भीड़ का सामना करना पड़ेगा और आपके अंदर जो खूबियाँ हैं वो सामने दिखानी पड़ेंगी। ये जो बात थी, मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं लेकिन प्रेरित किया। और मेरे मन में कहीं ना कहीं वो जो एक आत्मग्लानि का भाव था उसे मेरी माँ ने धो दिया। और उसके बाद फिर लेखनी का सफ़र कैसे शुरू हुआ। फिर मैंने नाटक लिखे स्कूलों में। 7वीं कक्षा में मैंने 3 नाटक लिखे जिनका स्कूल उसी एज में जहाँ हाँ, अपने आप को आप शर्मीला बता रहे हैं और माताजी की कही हुई इन बातों ने इतना असर किया, इतनी प्रेरणा आपको मिली। वो कहते भी हैं सर कि बलाएं भी अपना रास्ता बदलती हैं, बलाएं भी अपना रास्ता बदलती हैं, साथ मेरी माँ की दुआएं चलती है। तो सर वो माताजी की दुआएं जो मिल गई थी, 3 आपने प्लेज लिख दिए, क्या थे सर वो प्लेज, थोड़ा बताना चाहेंगे? चंद्रशेखर राजा था, दुर्योधन की प्रतिज्ञा थी, एक मद्य निषेध पर प्ले था। न केवल लिखा बल्कि उनका हमने स्कूल में उनका मंचन किया। उसके बाद फिर मैंने निबंध लिखना शुरू किया। तो वो जो मेरी माँ ने जो कलम पकड़ाई वो सफ़र निरंतर चलता रहा लेखन का। फिर पहले नाटक में, फिर डायरी लेखन, निबंध लेखन, आलेख लिखे गए। उसके बाद फिर न जाने कैसे कहानियों में, उपन्यासों में, संस्मरण में तब्दील हो गया। और आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी मैं यहाँ पर हूँ, जिस तरह से हूँ, मुझे जो भी प्रेरणा दी लिखने की, आगे बढ़ने की, उसमें सबसे बड़ा अगर कहीं कोई हाथ है, आशीर्वाद है तो मेरी माँ का है। वाह। तो तभी मेरी ईजा जो आपने लिखा, ईजा मतलब माँ होता है। ईजा कुमाऊं में माँ को कहते हैं। तो मेरी ईजा जो पुस्तक है, जी जी जी, वो पुस्तक अभी मेरा 2024 में प्रकाशित हुआ है। मेरा पूरा जो 16-17 साल का जो जीवन गुजरा है मेरे गांव में, उत्तराखंड में, वो पग पग पर उसमें संघर्ष रहा, रोचकता रही, एक अंदर से एक अच्छी आत्म अनुभूति रही, माँ का प्यार रहा, उनकी संगत रही, वो पूरा उसमें मेरी ईजा में उसका उल्लेख है। क्या बात है सर। और कहते भी तो है ना कि क्या लिखूं उसके बारे में जिसने खुद ने मुझे लिखा है। माताजी की जब बात होती है तो सर आपकी खुद की जो लिखी हुई स्वयं लिखित पुस्तकें हैं, एक नज़र में हम आपको दिखाना भी चाहेंगे और दर्शकों से भी हम रूबरू कराना चाहेंगे। जब वो कहते हैं ना कि किसी भी किताब के पृष्ठ पे जब एक लेखक के तौर पे हम स्वयं का नाम मुद्रित मात्रा में देखते हैं ना, तो लगता है कि जैसे जीवन में कोई सफलता हमने हासिल कर ली। आइए नज़र डालते हैं सर। और एक से बढ़कर एक आपकी जो लेखनी रही है, ये कैसा रिश्ता, और ये शायद जो चित्र हमें नज़र आ रहा है इसकी कहानी भी आपसे जानेंगे पोस्टर पे। नियति चक्र जो एक उपन्यास आपने लिखा और अपने आप में वसीयत, ये भी एक उपन्यास रहा। और उपन्यास सामाजिक सरोकार को पूरी तरह से दर्शाता है। पापा फिर कब आओगे, एक वेदना, एक संवेदना और एक कहानी संग्रह पूरा, सांध्य पथिक। और ये भी एक नॉवेल रहा आपका, रिश्तों की आँच एक और उपन्यास आपका। और ये कहते हैं ये जो मेरी ईजा दिल के सबसे करीब आपके लेखन में आप मानते हैं, मेरी ईजा। तो सर ये अपने आप में बहुत ही कमाल है कि जब मैं अब आपसे आपकी ज़बानी जानना चाहूँगा, एक लेखक महोदय की ज़बानी, RS की ज़बानी नहीं जी जी जी। जो एक मुद्रित मात्रा में, एक मुद्रित रूप में अपना नाम जब किताब के पृष्ठ पे आप देखते हैं लेखक के रूप में, सर वो एहसास कैसा है? सबसे पहले ये जानना चाहूँगा। उस एहसास का यहाँ अगर बहुत ही कम अल्फाजों में कहें तो वो वर्णन नहीं किया जा सकता। आप गौर कीजिए, किसी माँ से पूछें आप, जो 9 महीने तक गर्भ में अपने शिशु को रखती है, पल पल उसकी धड़कनें महसूस करती है, समझती है, और जब वो प्रसव पीड़ा में, वेदना में कराह उठती है, चीखती है, लगता है कि प्राण अब गए, तब गए
और फिर जब वो शिशु आता है तो उसका जो खुशी का एहसास है वो शायद केवल माँ ही बयां कर सकती है। ठीक यही स्थिति अजहर जी एक लेखक की होती है, एक रचनाकार की होती है। जब वो रचनाएं लिखता है, किसी पात्र के विषय में गढ़ता है, तो वो स्वयं उनमें डूब जाता है, पर काया प्रवेश इसमें होता है। कई बार रोता है, बिलखता है, हंसता है, चुपचाप हो जाता है। मतलब जैसा जैसा पात्र का चरित्र है वो उसमें पूरा का पूरा उसको डूबना पड़ता है। कई बार उसको एडिटिंग करनी पड़ती है और एक दर्द होता है कि मैंने बहुत सारा लिखा लेकिन उसके अनुरूप नहीं पाया, तो उसको वो काटना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है, बड़ी पीड़ा से उसको गुजरता है। लेकिन सच मानिए जब वो पुस्तक प्रकाशित होती है, रचना उसमें आती है, तो उसको एक खुशी का एहसास होता है। और ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से एक माँ और बाप को अपनी औलाद को देख करके होता है जब वो जीवन के पथ पर बढ़ती है। इसी तरह से एक लेखक की जब रचनाएं सामने आती हैं समाज के सामने और उन पर चर्चा होती है, लोग बातचीत करते हैं, तो वो एक उसकी पहचान बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी माँ बाप की जो असल पहचान अगर देखनी है तो उसकी औलाद से उसकी पहचान होती है। उसकी पुस्तकें, उसकी रचनाएं भी ठीक एक तरह औलाद की तरह होती हैं जो उसको सार्वजनिक जीवन में बहुत सारी खुशियाँ देती हैं, उसके लिए खुशियाँ बटोर करके लाती हैं। तो ऐसी रचनाओं का और रचना धर्मिता का बड़ी खूबसूरत बात आपने बीच में जो आपने जिक्र किया है, बड़ी सुंदर बात आपने कही है कि माता पिता ने जो हमें रचा है और उनको समर्पित करते हुए हम जब कुछ लिखना शुरू किए, उसके बाद में पूरी कहानी अपने आप में एक तरीके से हम खुद देख पा रहे हैं उन पूरी कहानियों को, और उन कहानियों को एक संग्रहित करके आपने कहानी संग्रह भी बनाया। नियति चक्र की बात हम करें, लेकिन सर मैं आपसे एक बात यहाँ जानना चाहूँगा, एक और नवाचार आपने किया, ऐसा नवाचार जो शायद आज के वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और उस नवाचार के चलते न सिर्फ आपको इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, इतने सारे लोगों से नेटवर्क आपका, मतलब कहते हैं ना कि आपकी लेखनी के माध्यम से आप उनसे जुड़ाव आपका रहा। जी। वो अपने आप में ऐसी बात है। मैं अपने दर्शकों से भी बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा, मैंने किसी मंच पे किसी से पूछा था कि अपने आप को शिक्षित कब समझूं, मैं कब मैं अपने आप को कंसिडर करूं दैट आई एम अ वेल एजुकेटेड पर्सन। तो जवाब में ये जवाब मिला कि जिस दिन वो दानिश्वर, क्या बात उन्होंने कही, 2016 का वो मुझे पूरा मंच याद है, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक बात बताई कि जिस दिन आप अपने पिता को सलीके से ख़त लिखना सीख जाएं, अपने आप को उसी दिन साक्षर समझिएगा, एजुकेटेड समझिएगा, शिक्षित समझिएगा। उस वक्त उस बात को मैं जब सुन रहा था तो शायद उसकी गहराई को मैं नाप नहीं पा रहा था, लेकिन जब मैंने आपको जाना और वो जो पाती या यूँ कहें कि पत्र लेखन जिसके लिए आपने लोगों को बहुत प्रेरित किया, लगभग 2.5 से 3 लाख लोग आपसे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपकी लेखनी के माध्यम से जुड़े और एक तरह की मुहिम आपने चलाई। क्या है सर वो मुहिम? लोगों से अगर मैं चाहूँ कि हमारे आज के जो दर्शक हैं, हमारे दोस्त हैं, और ख़ास तौर से वो युवा वर्ग जो कि पूरी तरह से मोबाइल में रील स्क्रॉल करता है और लेखन से थोड़ा सा वो जो है अपने आप को जी चुराता है जिसे हम कहते हैं, उन सभी को शामिल करते हुए सर पाती को जो आपने जो मुहिम आपने चलाई, सर क्या है सर वो? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना देना चाहूँगा कि लेखक 2 तरह के होते हैं जी। एक स्वयं के लिए लिखता है, एक समाज के लिए लिखता है। बात अगर आए कि खुद के लिए लिखना, समाज के लिए लिखना, वो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बेहतर बात यह है कि आप तो लिख रहे हैं, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करें, उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर दें, वो बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है। यानी इसे अगर आसान भाषा में कहूँ तो दूसरे के जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं अपने द्वारा वो क्या बात है, वाह। तो वो, और आज के दौर में जैसे कि आपने जिक्र किया मोबाइल का, सोशल नेटवर्किंग का, चूँकि ज़माना बहुत तेज़ी से आगे, मैं तो कहूँगा बढ़ नहीं रहा बल्कि भाग रहा है, और ऐसे दौर में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पीछे नहीं है। तो ऐसे संदर्भ में जब हमने महसूस किया कि आज के दौर में सर्वाधिक ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो यही है कि संवेदनशीलता को जगाया जाए। संवेदनाएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, उस मर्म को महसूस किया उस मर्म को महसूस किया जी। और आप कहीं ना कहीं अगर गौर से सोचेंगे
तो आपको लगेगा कि परिवार में 4 जने हैं, चारों के हाथों में मोबाइल हैंडसेट हैं। इवन खाने की मेज़ पर अगर वो बहुत खुशी परिवार में उसको मानता हूँ, सुखी परिवार की, अगर वो शाम के वक्त घर के 4 मेंबर अगर हैं, अगर वो टेबल पर एक जगह बैठ जाते हैं तो उसको मैं आज के दौर में अच्छा परिवार मानता हूँ। और अच्छा परिवार कहना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनके बीच में वार्तालाप भी चले। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज परिवारों में देखने को मिल रहा है कि एक संवादहीनता का आलम आज हो चुका है। अब तो ये दौर हो गया कि एक कमरे से दूसरे कमरे में अगर किसी से बात करनी है तो आवाज़ नहीं लगाई जाती, बल्कि मोबाइल पे एक मैसेज टाइप करके भेज दिया जाता है कि हाँ ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो ऐसे दौर में जब आज हमारा समाज आज सांसें ले रहा है, तो ऐसा पाती मुहिम का एक विचार आया। 5 सितंबर 2018 की बात है, जब मैं एसडीओ था पीपलू उपखंड में, टोंक जिले में एक सब डिवीज़न आता है। तो वहाँ शिक्षक दिवस पर एक विचार अचानक मेरे जहन में कौंधा कि आज अगर युवा है उसको सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रेरित कर सकता है, आज भी मैं मानता हूँ, तो उसके पेरेंट्स तो करें नहीं करें या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई बच्चे ये मानते हैं कि ठीक है तो माँ बाबूजी हैं। लेकिन अगर उसका शिक्षक टीचर अगर किसी बच्चे को कुछ कह दे तो आज भी वो अपने शिक्षक का सम्मान करता है। तो बस वहीं से ये विचार आया। मेरी पत्नी डॉक्टर मीना चिरोला जो बनसली विद्यापीठ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनसे साझा किया कि क्यों नहीं हम बच्चों से इस तरह से काम करें। तो हमने शिक्षक को ये आह्वान किया कि आप अपनी कलम से अपने स्टूडेंट्स को, शिष्यों को पत्र लिखें और आज की भागम भाग की ज़िंदगी के बारे में उनको बताएं। बस वहीं से ये दौर निकल पड़ा। फिर धीरे धीरे कैसे कारवां हमसे जुड़ता गया। और मुख्य जो इसमें उद्देश्य था वो यही उद्देश्य था कि समाज से रिश्तों के खोखलेपन को दूर करना, अपनायत के भाव को जो धीरे धीरे छीज रहा है, कम हो रहा है, उसको दूर करना, लोगों के बीच में सामाजिक समरसता लाना, ये हमने किया। और आप ये देखेंगे इस मुहिम का इतना बड़ा कमाल है कि आज हिंदुस्तान भर के 22 राज्यों के इसमें लोग जुड़ चुके हैं। न केवल हिंदुस्तान भर बल्कि 7 समंदर पार अगर हम करेंगे तो विदेशों में 10 राष्ट्रों में हमारे भारत के जो लोग रहते हैं वहाँ से भी हमारे पास में पत्र आते हैं। पत्र का भी मैं आपको बताने देना चाहूँगा कि केवल एक विषय नहीं बल्कि अनेक विविधताओं भरा विषय है। कभी माँ अपनी बेटी को चिट्ठी लिख रही है, कभी पिता अपने संतान को लिख रहा है, कभी आप अपने मित्र को चिट्ठी लिख रहे हैं, कभी बापू बन करके आप कि आज के दौर में बापू क्या सोच रहे हैं, महात्मा जी क्या सोच रहे हैं, महात्मा गांधी बन करके आपने पत्र लिखे, कभी प्रकृति आप बन करके खुद चिट्ठी लिख रहे हैं। और तो और गौरैया जो पक्षी लुप्त हो रहा है, धीरे धीरे हमारे घरों से गौरैया चिड़िया लुप्त हो रही है, उसने भी मनुष्य को चिट्ठी लिखी हैं। और बिटिया ने अपने बाबुल को पत्र लिखे हैं। तो इस तरह से तकरीबन 15 पुस्तकें हमारी अब तक इस पाती विधा में आ चुकी हैं। और अब जो हमारा नया विषय है, अभी हमने अपने स्टूडेंट से, बच्चों से, हमारे लोगों से पत्र लिखवाए जो सीमा पर हमारे देश के प्रहरी हैं, वीर जवान हैं, जो रात दिन हमारी खुशियाँ तलाशते रहते हैं, उनको संबोधित करते हुए हमने पाती वीर जवानों को लिखी हैं। तो ये 6-7 साल का सफ़र बड़ा खुशनुमा सफ़र रहा। इसका उद्देश्य यही रहा कि लोगों को एक दूसरे के बीच में लाया जाए। और मैं इतना ज़बरदस्त मुहिम रही है, मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ। और एक ये लेखक, एक कलाकार की कल्पना शक्ति है, जो कहते हैं कि गौरैया क्या कहना चाहती है। एक सीमा पर खड़ा जो जवान जो अपने अमन चैन को त्याग कर आपके अमन चैन की रक्षा के लिए वहाँ मुस्तैदी के साथ खड़ा है। तो अपने आप में सर ये जो कहते हैं ना कि जैसा कि मैं पहले भी इसी मंच के माध्यम से कहा था कि गुलदाउदी में जब गुलजार साहब आए थे तब उन्होंने कहा था कि टीवी की जो ये चुड़ैल है ये हमारे बच्चे खा जाएगी। यानी उनका कहना ये था कि जो बच्चों की कल्पना शक्ति है, आज कुछ भी देखना हो तो हम उसका चित्र सीधे तौर पे देख पाते हैं। एक वक्त था जब कहते हैं ना कि कोई लेखक या कोई कवि नायिका का चित्रण कर रहा है, अपनी माता का चित्रण कर रहा है या किसी नायक का चित्रण कर रहा है, तो हम अपनी कल्पना शक्ति से वो सब कुछ देखते थे, उपन्यास के माध्यम से। तो ये अपने आप में कमाल था। उसी कमाल को आप दोबारा जीवंत कर रहे हैं सर, सबसे आपको बहुत बधाई के पात्र आप हैं। लेकिन सर इस मंच पे फिलहाल वो कहते हैं ना कि राजस्थान जो है
वो जैसा कि मैंने कहा कि दूर से देखो तो सूखी भूमि नज़र आती है, लेकिन करीब जाओ तो बड़ी सुखी भूमि नज़र आती है। बहुत सुख यहाँ पर है, और ऐसे ही बहुत सारे हीरे भी इस राजस्थान ने दिए हैं देश को, दुनिया को। उन हीरों में से आज एक हीरे की अगर हम बात करें, जो सुजानगढ़ से आते हैं, 12 दिसंबर को जिनका जन्म दिवस, यानी आज उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिया गया संगीत उतना ही जिंदा है। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय संगीतकार स्वर्गीय खेमचंद प्रकाश जी की। सर, अब हम आपसे वापस अपने उसी ट्रैक पे आ जाते हैं, आपके जीवन के बारे में, जहाँ सर कहते हैं ना कि आपकी जो लिखी हुई रचनाएं, या यूँ कहें आपकी लिखी हुई पुस्तकें, उनका अनुवाद हुआ अन्य भाषाओं में। सर, अपने आप में मतलब इट्स जस्ट लाइक अ फेदर इन कैप, और वो नज़र आता है कि वो पंख लग जाते हैं। तो सर, क्या उस समय दिल में क्या चल रहा था, आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। दिल में बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि जब भी ये बात सामने आती है कि भी आपकी जो रचनाएं हैं जी, आपका जो लिखा हुआ है वो केवल एक भाषा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद हो। सबसे पहले जो रिश्तों की आँच मेरा उपन्यास आया था, एक पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है, 2017 में, और उसका टोंक के एक प्रसिद्ध जो उर्दू विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजीजुल्लाह शिरानी, उनका ये प्रस्ताव आया कि सर मैं इसका उर्दू शब्दों में इसको बयां करना चाहता हूँ। उन्होंने उसका उर्दू में अनुवाद किया, और फिर नियति चक्र 2019 में उपन्यास मेरा पब्लिश हुआ। पिता पुत्र के संबंधों पर बड़ा मार्मिक उपन्यास है। उसका राजस्थानी भाषा में, ये उर्दू भाषा का रिश्तों की आँच का है। और ये जो अभी चित्र दिख रहा है आपको, भगत रो फेर, इसका केकड़ी राजस्थान की बाल साहित्यकार है बिमला नागला, उन्होंने इसका राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया। वाह। फिर एक आंचलिक उपन्यास है मेरा, ये कैसा रिश्ता, एक जो स्त्री है उसका क्या संघर्ष है, खासकर पहाड़ों की हो चाहे मैदानी की हो, महिला होती है, माँ होती है, संघर्ष अलग अलग यद्यपि उसका रूप होता है, लेकिन संघर्ष होता है। तो ये एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा ही आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास का गुजरात में प्रभा पारिक जी बहुत बड़ी सिद्धहस्त लेखिका हैं, उन्होंने इसका गुजराती भाषा में इसका अनुवाद किया। और मराठी भाषा में ये आंगले वेगले नाते जो दिख रहा है, डॉक्टर नीलिमा तिग्गा जो अजमेर से हैं, उन्होंने इसका मराठी भाषा में अनुवाद किया। कुल मिलाकर के जब अन्य भाषाओं में आपकी पुस्तकें रचनाएं अनुदित होती हैं तो मन को बहुत सुकून मिलता है, और ये लगता है कि हाँ, केवल एक भाषा तक नहीं बल्कि दूसरे भाषा के लोग भी इसको पढ़ें। और अब जब अन्य भाषाओं के जो पाठक है, मेरे स्नेही पाठक हैं, उनका मेरे पास जब मैसेज आता है, बात होती है, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। इसका कोई वर्णन किया जाना इसके साथ साथ एक बात और मैं आपकी ज़बानी जानना चाहूँगा, संपादन भी आपने अलग अलग पुस्तकों के लिए किया। सर, ये भी अपने आप में बड़ा कमाल रहा है। वो जो एडिटिंग का, या यूँ कहें कि उस संक्षेप में उसे समझना, लोगों के सामने उन सामाजिक सरोकारों को रखना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन संपादन भी उसके साथ साथ। तो सर, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और कुछ एक आपकी पुस्तकें हैं, संपादित पुस्तकें, उनके भी हमारे पास कुछ पोस्टर्स हैं, वो भी हम आपको भी दिखाना चाहेंगे, और आपकी ज़बानी जानना भी चाहेंगे साथ ही साथ। क्या सर, कैसा लग रहा था कि वो जब हम संपादन करते हैं, वो एक अलग तरह का एक अलग विधा है, उस विधा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संपादन विधा की जब बात करते हैं तो संपादन का जो पूरा जो दायित्व है वो लेखक से भी ज़्यादा बढ़ कर के हो जाता है, क्योंकि जो लेखक ने जो बात लिखी और उसको आप अलग अलग अंशों को जोड़ करके एक नया एक आकार दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है। ये जो दिख रही हैं आपको पटल पे, ये जब सभी पुस्तकें 15 पुस्तकें हमारी पाती विधा पर जो हमने अब तक काम किया है, अलग अलग विषय पर हमने पत्र लिखवाए हैं। इसमें मैं स्वयं नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ मेरी सहयोगी के रूप में मेरी पत्नी डॉक्टर मीना सिरोला और हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी हैं जो पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी रहे हैं, टोंक जिले के हैं, चंद्रमोहन उपाध्याय सर। हम तीनों मिल करके एक एक पत्र को पढ़ते हैं, पढ़ करके उसमें जो एडिटिंग का काम होता है वो हम लोग करते हैं, और फिर एक नई जो पुस्तक है, नई रचना है, वो सामने आ पाती। एडिटिंग का काम एक बहुत बड़ा चैलेंज के काम है कि उसमें कौन से चीज़ों को रखना है, कौन से अंश को हटाना है, और वो उस कसौटी पर कसा जाए नहीं जाए, ये अपने आप में, क्योंकि लेखक का तो एक खुद की विचारधारा होती है, एक दर्शन होता है, उस पर चलता है। लेकिन जब आप दूसरे के लिखे हुए को एडिट करते हैं, उसमें
कैंची भी चलानी पड़ती है आपको कई बार। जी, जी, तो जी, लगता है कि कहीं ना कहीं हाँ, किसी शायद तरह का कोई अन्याय ना हो जाए, ये भी अन्याय नहीं दिमाग हो में जाए। चलता रहता है। तो वो अच्छा सर, चलता इसके है। साथ साथ एक और पहलू है, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी किल्लत जी। हमें नज़र आती है, आपका किरदार इतना बड़ा है वहाँ सर, ये कि आपके लिखी हुई जो पुस्तकें हैं इन पर आज वर्तमान में कुछ छात्र जो है वो अभी भी शोध कर रहे हैं, कुछ शोध कर चुके हैं। तो सर डॉक्टरेट की डिग्री जब आपको खुद को मिलती है वो तो अपने आप में कमाल है ही, लेकिन आपकी रचनाओं द्वारा किसी और को डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही हो तो वो तो बड़ा ही कमाल हो जाता है। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत खुशी होती है इससे मिल करके कि आपके समय काल में ही आपके लिखे हुए पे कोई दूसरा काम करे और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसर्च कमेटी बोर्ड बैठता है वो इस लायक आपकी रचनाओं को समझे। तो ये मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कुछ नहीं है, महज हमने लिख दिया और सब करने वाली वो माँ बागेश्वरी है, हमारे माता पिताओं का आशीर्वाद है। और कुल मिलाकर के बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपके लिखे हुए पे कोई काम करता है। अच्छा सर, एक सवाल और जहन में इस समय आता है, प्रशासनिक सेवाएं, और इतनी उत्कृष्टता से आप उन सेवाओं को दे रहे हैं और साथ ही साथ लेखन, तो ये संतुलन बनाना मुश्किल नहीं होता आपके लिए? आसानी से बन जाता है संतुलन? संतुलन बनाना कोई मुश्किल नहीं है, कागज़ों में जरूर मुश्किल हो सकता है लेकिन अगर आपने मन में ठान लिया जी, तो वो कोई मुश्किल नहीं है। बल्कि इतना ध्यान रखें, उस समय का एक प्रबंधन आपको आना चाहिए, अनुशासन। और अनुशासन आना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम जब किसी काम को कभी करते हैं तो पूरा तल्लीनता से हम उसमें डूब जाएं। जब मैं अपने प्रशासनिक काम में होता हूँ तो पूरा मेरा उसमें मन रहता है, मैं अपने परिवार को जिम्मेदारी है तो उसमें रहता है। लेकिन मेरे लिए जो समय है वो समय कहीं ना कहीं मैं चुरा लेता हूँ मेरे अंदर से, और बस लेखन के लिए मैं समय निकाल लेता हूँ। वाह सर, तो ये जो लेखन, और ये कहते हैं कि लेखक का जो हृदय है वो क्या क्या कुछ और बयान करना चाहता है, सभी चीज़ें हम तो बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं, लेकिन कितना मुश्किल होता है एक लेखक को ही ध्यान है। क्योंकि वो मुझे अभी भी, जैसा आप बता रहे हैं ना कि 7 साल का वो लड़का जो शर्मीले स्वभाव का था और अचानक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कि जिसके बाद शायद पूरी ज़िंदगी कभी पीछे मुड़कर आपने देखा नहीं। तो सर ये प्रेरणा जब आपको मिली, इस प्रेरणा को आपने लेखन के माध्यम से बांटा लोगों के साथ में, तो सर आपसे यही जानना चाहेंगे आज इस मंच के माध्यम से उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे सीमित शब्दों में? सर क्या क्या कुछ आप आह्वान करना चाहेंगे आज उन युवाओं को? मेरा यही है कि लक्ष्य को सीमित मानकर नहीं चलिए, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद पूरी ताकत से, पूरा मनोयोग से उसमें लग जाएं। मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1989 में मैं एमकॉम कर रहा था, तो रिसर्च सेक्शन में बैठा बैठा मेरे एक ख्याल आया, और ये उसका उदाहरण ये है कि आपके पास में समय की एक सीमा है, एक गिलास का पानी है, उस पानी को 4 भागों में आपको इस्तेमाल करना है। तो आप चाहें तो उसको पी लें, चाहे दूसरे को पिला दें, या उससे अपने कोई हाथ आपका मैला हो गया तो उसको कर लें। तो उस पानी को यूटिलाइज आपको एट ए टाइम में एक में करना होगा। युवाओं को इतना ही है कि आपके पास जो समय है, एक समय में पूरी ताकत के साथ उसमें झोंक दें, मनसा वाचा कर्मणा से, और फिर देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। वाह 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 सर, क्या बात है, क्या खूब बात आपने कही है। उसका सदुपयोग करना आना चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि एक गिलास के पानी के 4 हिस्से किए जाए, क्या सोच है। अच्छा सर, आज का दिन बड़ा ख़ास है, 12 दिसंबर, और इस 12 दिसंबर को ही एक ऐसे दक्षिण भारत के, या यूँ कहूँ कि पूरे भारतीय सिनेमा के एक ऐसे एक्टर का जन्म दिवस जिनकी शुरुआत इतनी संघर्षमयी रही। एक कुली, एक कंडक्टर के रूप में उनकी शुरुआत हुई, बस कंडक्टर, लेकिन आज सुपरस्टार रजनीकांत के रूप में उन्हें पूरी दुनिया जानती है। शिवाजी राव गायकवाड़ इनका जो रियल नेम है, महाराज छत्रपति शिवाजी के नाम पर इनका नाम रखा गया। और मुझे लगता है जिस तरह से दक्षिण भारत में इन्हें पहचान मिली है, इन्हें जिस तरीके से प्यार किया जाता है, प्रेम दिया जाता है, मतलब देवतुल्य समझा जाता है दक्षिण भारत में। तो और एक और जन्मदिवस की अगर बात की जाए, एक ऐसे हीरो जिन्होंने, कहते हैं ना कि कोई ट्रॉफी नहीं बची उनकी शेल्फ में जिनका उन्होंने दीदार अपने हाथ में पकड़कर ना किया हो। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी और इस देश को 2011 में 50 ओवर का वो वर्ल्ड कप, जिसका इंतज़ार हम काफ़ी अरसे से कर रहे थे, 28 साल बाद हमें वो वर्ल्ड कप मिला था, उस वर्ल्ड कप को हमें हासिल करवाया द ग्रेट युवराज सिंह। आज 42 वर्ष के वो हो रहे हैं, और युवराज सिंह के बारे में तो जितना कहें उतना कम है। इतने कीर्तिमान इनके साथ हैं, 1 ओवर में 6 छक्के लगा देना, उसके साथ साथ 12 गेंदों में 50 बना देना, अपने आप में इनके कीर्तिमान की जितनी बात की जाए उतना कम है। और ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट अंडर 15, अंडर 19, T20, उसके साथ साथ 50 ओवर, उसके साथ लगभग सभी जो हम कहते हैं ना कि जितनी भी बड़ी ट्रॉफी है वो जीती है। और एक और द ग्रेट शोमैन
राज कपूर साहब, 14 दिसंबर को इनका भी जन्म दिवस आता है इसी हफ्ते में। और इस बार वो जन्म दिवस खास क्यों है? क्योंकि 100 शतायु या यूँ कहें कि 100 वर्ष मुकम्मल हो रहे हैं और 100वां जन्मदिन जो है वो उनका होने वाला है, द ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब। और हाल ही में कपूर ख़ानदान के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, सबसे बड़ा एक वटवृक्ष के रूप में नज़र आता है ये परिवार जब भारतीय सिनेमा की बात की जाती है। और हाल ही में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी सीधी मुलाकात, सीधा संवाद इनके पूरे परिवार का हुआ, द ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब, जिन्होंने अपने सिनेमा को लेकर सिनेमा को इतना सब कुछ दिया है जिसके बारे में अगर बखान करना हम शुरू करें तो कहते हैं ना कि समंदर को स्याही बना लिया जाए और तमाम दरख्तों को वो कहते हैं ना कलम बना लिया जाए तो भी शायद इनके बारे में लिखना पढ़ना मुश्किल होगा। तो सर आज आप इस मंच पे रहें, इतनी खूबसूरत बातचीत रही, आपके माध्यम से हमने उत्तराखंडी भाषा में एक गीत भी सुना। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी आपको भी गीत संगीत सुनना पसंद है और हमने कहीं तो सुना है कि मोहम्मद रफ़ी साहब आपके बड़े फेवरेट हैं, बिल्कुल, तो उनके गीत आप सुनना पसंद करते हैं। हाँ। तो सर चलते चलते क्यों ना आज आपको उन्हीं का एक गीत सुना दिया जाए इस मंच के माध्यम से। सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, इतने बिजी शेड्यूल से आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। और कैसा लगा सर आपको इस मंच पे आने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगा, अपनापन लगा, और जब सब जो भी बातें हुई सब अपनों के बीच में रह कर के बातें हुई जी, इसलिए बहुत आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलते चलते सुनते हैं आप ही के फेवरेट द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गीत, आइए।